जेन जी, ये शब्द सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? एक ऐसी जनरेशन जो स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ ही बड़ी हुई, जिसके हाथों में हमेशा फोन होता है, इंस्टा पोस्ट, रील, शॉर्ट, स्नैप, जिसकी जिंदगी है, दिन का बड़ा हिस्सा रील्स की दुनिया में गुजारते हैं। रियलिटी से कोसों दूर है, करियर और फ्यूचर की तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। 8 घंटे से ज्यादा काम नो वे, और ओपिनियन हमेशा रेडी। बट होल्ड ऑन, ये सिर्फ एक स्टेरियोटाइप है। जेन जी सोशल मीडिया और इंटरनेट पे काफी एक्टिव रहते हैं, ये सच है, लेकिन रियलिटी से वास्ता नहीं रखते, ये पूरी तरह से गलत है। जेन जी एक बैलेंस्ड लाइफ जीना पसंद करते हैं। वो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी एक्टिव रहते हैं, काम भी करते हैं और पहाड़ों, नदियों, बीच को एक्सप्लोर भी करते हैं। जेन जी स्मार्ट है, क्रिएटिव है और सबसे बड़ी बात सोशली अवेयर हैं। फ्रीडम, इक्वालिटी और अपने राइट्स को अच्छे से समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, स्टैंड लेते हैं, फाइट करते हैं और चेंज के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। जेन जी वो जनरेशन है जो किसी भी मुद्दे पर किसी के भी खिलाफ बोलने से नहीं डरती है। अंबानी का वंतारा हो, छत्तीसगढ़ बिहार में लाखों पेड़ों की कटाई हो, अडानी को फायदे पहुंचाने का मुद्दा हो, वोट चोरी हो या फिर गडकरी की एथेनॉल ब्लेंडिंग, बड़ी संख्या में जेन जी इन्फ्लुएंसर्स फैक्ट्स और प्रूफ के साथ दमदारी से सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए दिखाई देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करप्शन, इरेगुलरिटीज के खिलाफ सड़कों पे उतरता हुआ कौन दिखता है? जेन जी। अभी लद्दाख में बड़ा जेन जी प्रोटेस्ट हुआ जो हिंसक हो उठा और सरकार ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जेन जी प्रोटेस्ट दुनिया भर में हो रहे हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के बाद मेडागास्कर में भी जेन जी ने सत्ता को उखाड़ फेंका है। राष्ट्रपति को देश छोड़ करके भागना पड़ा है। फ्रांस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, केन्या, मोरक्को, पेरू, सर्बिया, तिमोर लेस्ते जैसे कई देशों में ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिन्हें लीड करने वाले जेन जी हैं और ज्यादातर सरकारों को उनके सामने झुकना पड़ा है। 2025 में इतने प्रोटेस्ट हो चुके हैं कि इसे द ईयर ऑफ द प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। सवाल यह है कि जेन जी आखिर इतने रेबेलियस क्यों है? नेपाल से लेकर के मेडागास्कर तक क्यों बवाल मचा रखा है? इन प्रोटेस्ट की कॉमन बात क्या है? क्या भारत में भी बड़े लेवल पर जेन जी प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है? नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। जेन जी 1997 से 2012 के बीच पैदा ऐसी पहली जनरेशन जो पूरी तरह से इंटरनेट एज में पली है, बढ़ी है। 1997 से पहले की जनरेशन यानी जनरेशन एक्स और मिलेनियल्स को लगता है कि जेन जी फोन एडिक्ट है, आलसी है, सेंसिटिव इतना है कि छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं। लेकिन जेन जी सिर्फ यही नहीं है, ये क्रिएटिव है, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, टेक टूल्स का माहिर खिलाड़ी है, मेंटल हेल्थ, डाइवर्सिटी और सोशल जस्टिस को प्रायोरिटी देता है, वर्क लाइफ बैलेंस पर भी फोकस करता है, पुराने सिस्टम को चैलेंज करता है, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर खुलकर बोलता है, वायरल कैंपेन, मीम्स और हैशटैग्स के जरिए आवाज उठाता है और किसी भी इशू को लोकल से नेशनल और नेशनल से ग्लोबल बनाने का दम रखता है। जेन जी ने यह दम कई बार दिखाया है। एशियाई जेन जी इस मामले में सबसे आगे हैं। सिर्फ 2025 में नेपाल, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिमोर लेस्ते में बड़े पैमाने पर जेन जी प्रोटेस्ट हुए हैं। 2022 में हुए श्रीलंकन प्रोटेस्ट और 2024 का बांग्लादेश प्रोटेस्ट भी एक जेन जी प्रोटेस्ट था। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में भी तो जेन जीज ने ही सरकार को उखाड़ करके फेंका था ना। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देश छोड़ करके भागना पड़ा। लेकिन जेन जी प्रोटेस्ट एशिया तक ही सीमित नहीं है। मोरक्को, पेरू, फ्रांस, सर्बिया और मेडागास्कर जैसे देशों में जेन जी करप्शन, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ जैसे मुद्दों पर मुखर हो रहे हैं। सरकार घुटने टेकने पर मजबूर है क्योंकि जेन जी उन्हें मजबूर कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तय कर रहे हैं। मेडागास्कर का जेन जी प्रोटेस्ट सबसे ताजा है। मेडागास्कर की पब्लिक लंबे समय से वाटर क्राइसिस और बिजली कटौती से जूझ रही थी, जिसके खिलाफ 10 सितंबर को 2 ऑपोजिशन लीडर्स ने राजधानी एंटानारिवो में प्रोटेस्ट का कॉल दिया। लेकिन इन दोनों ही नेताओं को 19 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने लोगों को गुस्से से भर दिया। सड़क से लेकर के सोशल मीडिया तक सरकार का भयंकर विरोध हुआ। इसी बीच एक ग्रुप फेसबुक पर तेजी से उभरा। नाम था जेन जी मेडागास्कर।
ये इतनी तेजी से उभरा कि सिर्फ 5 दिन के अंदर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स जुटा लिए। ये ग्रुप पूरे प्रोटेस्ट की बैकबोन बन गया। फेसबुक, टिकटॉक के जरिए पूरे देश को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, 25 सितंबर से एंटानारिवो की सड़कों पर पूरा मेडागास्कर उतर आया। वी वॉन्ट टू लिव नॉट सर्वाइव जैसे स्लोगन्स गूंजने लगे। स्टूडेंट्स इक्वल एजुकेशन, हेल्थ केयर रिफॉर्म्स और नेताओं के बच्चों जितना मौका देने की मांग करने लगे। महंगाई और करप्शन पर भी लोगों का गुस्सा भड़क उठा। राष्ट्रपति एंड्री रजोएलिना को हटाने की मांग होने लगी। सरकार ने सख्ती दिखाई और सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीयर गैस, रबर बुलेट्स और AK-47 का इस्तेमाल किया। 25 सितंबर से 13 अक्टूबर तक 22 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। इन मौतों से प्रदर्शन रौद्र रूप लेता जा रहा था। फिर भी राष्ट्रपति ने सत्ता बचाने की आखिरी कोशिश की। 26 सितंबर को एनर्जी मिनिस्टर को फायर कर दिया, पर बात नहीं बनी। 29 सितंबर को गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया और 6 अक्टूबर को मिलिट्री जनरल को नया PM अपॉइंट किया, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया। तभी अचानक 11 अक्टूबर को आर्म्ड फोर्सेस ने प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर दिया। सेना की सबसे ताकतवर यूनिट CAPSAT के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को ज्वाइन कर लिया। राजौलिना ने मेडागास्कर की शांति और एकता का आह्वान किया और बातचीत का प्रस्ताव दिया, लेकिन जेनजी ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। सैनिकों के प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के बाद जेनजी प्रोटेस्टर्स को रोकना मुश्किल था। 13 अक्टूबर राजौलिना फ्रेंच मिलिट्री एयरक्राफ्ट से देश छोड़कर के भाग गए। जानकारी के मुताबिक फ्रांस की मदद से राष्ट्रपति भागने में सफल रहे। उनकी लोकेशन अब तक डिस्क्लोज्ड नहीं है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में उनके दुबई में होने की पुष्टि हुई है। राजौलिना के भागने के बाद 14 अक्टूबर को नेशनल असेंबली ने उन्हें इम्पीच किया और कर्नल माइकल रैंड्रियनिरीना को राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। मेडागास्कर का जेनजी प्रोटेस्ट नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट से इंस्पायर्ड था। नेपाल का प्रोटेस्ट ऐसा पहला प्रोटेस्ट था जिसे जेनजी प्रोटेस्ट का नाम दिया गया। नेपाल में प्रोटेस्ट 4 सितंबर को शुरू हुआ था, जब सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया था। लेकिन जेनजीज का गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं था। ये गुस्सा करप्शन, नेपोटिज्म और आर्थिक असमानता के खिलाफ था। नेपाल में भारी गरीबी है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियंस के बच्चे लग्जरी लाइफ जी रहे थे, वो भी टैक्स पेयर के पैसों पर। जेनजी का गुस्सा भड़क उठा, लोग सड़कों पर आ गए। 8 सितंबर को पुलिस की गोलीबारी में 19 जेनजी मारे गए, जिससे प्रोटेस्ट हिंसक हो उठा। 9 सितंबर को गुस्सैल भीड़ ने सरकारी भवनों, पार्टी ऑफिसेज, होटलों, मीडिया हाउसेज को आग लगा दी। प्रोटेस्ट में कुल 74 लोगों की मौत हुई और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को मजबूरन 9 सितंबर को इस्तीफा देना पड़ा। 12 सितंबर को जेनजी के ऑनलाइन पोल से सुशीला कार्की इंटरिम PM बनी। बांग्लादेश में भी जून 2024 में नेपाल जैसा ही प्रोटेस्ट देखने को मिला था, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए 30% कोटा बहाल किया था। स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ग्रुप यानी कि SAD ने ढाका यूनिवर्सिटी से अपना प्रोटेस्ट शुरू किया। स्टूडेंट्स मेरिट बेस्ड जॉब्स की मांग कर रहे थे। प्रोटेस्ट को लीड करने वाले जेनजी ही थे, लेकिन प्रोटेस्ट को जेनजी प्रोटेस्ट का नाम नहीं दिया गया था। 15 जुलाई तक प्रोटेस्ट बिल्कुल शांतिपूर्ण था, लेकिन 15 जुलाई को शेख हसीना की स्टूडेंट विंग, छात्र लीग और पुलिस ने एंटी कोटा प्रोटेस्टर्स पर अटैक कर दिया। छात्र लीग ने ढाका यूनिवर्सिटी, राजशाही यूनिवर्सिटी, चट्टोग्राम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पर रॉड्स, स्टिक्स और रिवॉल्वर्स से अटैक किया। सैकड़ों प्रोटेस्टर्स घायल हुए। इस तरह के हमले 16 जुलाई को भी जारी रहे। 16 जुलाई के हमले में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। 6 स्टूडेंट्स की मौत की खबर आई। इन हमलों ने प्रोटेस्ट के पक्ष में मोबिलाइजेशन को और तेज कर दिया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स और कोटा रिफॉर्म हैशटैग ट्रेंड करने लगा। SAD ने 18 जुलाई को नेशन वाइड जनरल स्ट्राइक का कॉल दिया। ढाका, चट्टोग्राम और सिलहट में सड़कों पर लाखों लोग उतरे। पुलिस, छात्र लीग और प्रोटेस्टर्स के बीच में झड़पें हुई, हिंसक झड़प हुई। हजारों घायल हुए और करीब दर्जन भर लोगों की मौत हुई। प्रोटेस्टर्स ने कोटा खत्म करने के साथ साथ शेख हसीना के रेजिग्नेशन की मांग शुरू कर दी। प्रोटेस्ट अपने चरम पर पहुंच चुका था। SAD और दूसरे ग्रुप्स ने 4 अगस्त को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया। ढाका सहित दूसरे शहरों में सिविल डिसोबीडियंस ने इकोनॉमी को ठप कर दिया। प्रोटेस्टर्स अब आवामी लीग के दफ्तरों और शेख हसीना के PM हाउस को घेरने की प्लानिंग बनाने लगे। 5 अगस्त को लाखों प्रोटेस्टर्स ने ढाका में गढ़ भवन को घेर लिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों के PM हाउस पहुंचने से पहले ही शेख हसीना PM पद से इस्तीफा देकर के आर्मी हेलीकॉप्टर से भारत भाग आई। जिसके बाद 8 अगस्त को स्टूडेंट्स ने नोबल विजेता
मोहम्मद यूनुस को इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बना दिया। मार्च 2022 में श्रीलंका में अरागालिया प्रोटेस्ट हुआ, वहां भी सेम पैटर्न था। श्रीलंका भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, देश कर्ज के तले दबा हुआ था। पेट्रोल, खाना और दवाइयों की कमी, 12-12 घंटे बिजली की कटौती और 50% से ज्यादा महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। तभी जेनजी ने राजपक्षे परिवार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। गो होम गोटा और गो होम राजपक्षे हैशटैग से फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और तमाम जगह जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सब जगहों पे ये हैशटैग वायरल होने लगे। 31 मार्च 2022 को गोटाबाया राजपक्षे के निजी आवास के पास प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें हजारों लोग जमा हुए। गोटाबाया ने बढ़ते विरोध को रोकने के लिए 3 अप्रैल को सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया और कर्फ्यू की घोषणा की, लेकिन जेनजी ने वीपीएन और व्हाट्सएप से मूवमेंट जारी रखा। 9 अप्रैल 2022 को गाले फेस ग्रीन पर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों ने इसे सिर्फ विरोध का मैदान नहीं बल्कि टेंट लगाकर एक मिनी कम्युनिटी हब बना दिया। टेंट्स सोने के साथ साथ डिस्कस और प्लानिंग करने की जगह बन गए। प्रोटेस्टर्स ने लाइव स्ट्रीमिंग, मीम्स और रील्स के जरिए पब्लिक को मोबिलाइज किया। उसके बाद से फिर कोलंबो, कैंडी, गाले जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगे। 17 अप्रैल 2022 को गाले फेस ग्रीन पर हजारों की संख्या में लोग जमा हुए और राजपक्षे परिवार के हर सदस्य के इस्तीफे की मांग करने लगे। गोटाबाया ने बातचीत की पेशकश की, लेकिन इस्तीफे से साफ इनकार कर दिया। प्रोटेस्टर्स ने गोटाबाया की पेशकश को रिजेक्ट कर दिया। 6 मई को यूनियंस ने नेशन वाइड हड़ताल का कॉल दिया। इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस, प्रेसिडेंट हाउस के बाहर मार्च निकालना शुरू किया। बढ़ते आक्रोश को देख करके गोटाबाया ने इमरजेंसी घोषित कर दिया देश में। 9 मई को माहौल हिंसक हो गया। राजपक्षे समर्थकों ने गाले फेस ग्रीन और अन्य प्रोटेस्ट साइट्स पर लाठियों, पत्थरों और हथियारों से हमला किया, जिसके बाद प्रोटेस्टर्स ने भी जवाबी हमले किए। एक सांसद सहित 5 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों घायल भी हुए। भारी दबाव के बीच 9 मई 2022 को महिंद्रा राजपक्षे ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। 12 मई 2022 को रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन प्रोटेस्टर्स नहीं माने। 9 जुलाई 2022 को लाखों लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस को घेर लिया। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में हिंसक झड़प हुई। करीब 30 से 40 लोग घायल हुए, लेकिन प्रोटेस्टर्स नहीं रुके। वे प्रेसिडेंट हाउस के अंदर घुसने लगे और देखते ही देखते प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा कर लिया। हालांकि गोटाबाया राजपक्षे सुरक्षित स्थान पर जा चुके थे। प्रोटेस्ट और भारी दबाव के कारण गोटाबाया ने 13 जुलाई 2022 को श्रीलंका छोड़ करके मालदीव की उड़ान भरी। 14 जुलाई 2022 को मालदीव से सिंगापुर पहुंच गए और वहीं से अपना इस्तीफा भेज दिया। गोटाबाया के इस्तीफे के बाद रानिल ने इंटरिम प्रेसिडेंट की भूमिका संभाली और 20 जुलाई 2022 को पूर्ण रूप से राष्ट्रपति चुने गए। इंडोनेशिया में भी ऐसा ही देखने को मिला। 20 मार्च को इंडोनेशियाई संसद ने आर्म्ड फोर्सेज लॉ में संशोधन पास किया, जिसे युवाओं ने बेरोजगारी बढ़ाने वाला माना। स्टूडेंट्स यूनियन ने जकार्ता, बांडुंग और सुराबाया में छोटे छोटे मार्च शुरू किए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर इंडोनेशिया से मास हैशटैग ट्रेंड करने लगा, लेकिन सांसदों का हाउसिंग अलाउंस 2.5 लाख रुपए प्रति माह करने की घोषणा ने आग में घी डाल दिया। जेनजी ने इसे करप्शन और इनइक्वालिटी का प्रतीक माना। सोशल मीडिया के जरिए मोबिलाइज लाखों जेनजी सड़क पर उतर आए। 25 अगस्त को जकार्ता में 10,000 से ज्यादा लोग जुटे। पुलिस ने टीयर गैस और वाटर कैनन यूज किए। 28 अगस्त को ड्राइवर अफान कुर्नियावन की पुलिस वाहन से कुचलकर मौत ने गुस्से को और भड़का दिया। प्रोटेस्टर्स आगजनी, लूटपाट और सरकारी बिल्डिंग्स को आग के हवाले करने लगे, जिसमें 3 सरकारी कर्मचारी जिंदा जल गए। 8 से 10 लोग मारे गए, जबकि सैकड़ों घायल हुए। 3,000 से ज्यादा गिरफ्तार भी हुए। दबाव बढ़ने पर 31 अगस्त को राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने सांसदों के भत्ते रद्द कर दिए, आर्म फोर्स लॉ को वापस ले लिया, सरकारी खर्चों को कम करने का वादा किया और 5 मंत्रियों को बर्खास्त भी किया, जिसके बाद से धीरे धीरे प्रोटेस्ट शांत हो गए। इसी तरह से फिलीपींस में भी हुआ। जेनजी ने प्रोटेस्ट किया। फिलीपींस में हर साल कई भयंकर तूफान आते हैं। अभी जुलाई में राजधानी मनीला में भयंकर बाढ़ आई, जिसमें कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और करीब 2,70,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। बाढ़ से तबाही मची। लोग उबर भी नहीं पाए थे कि $18 बिलियन के फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट में घोटाले का खुलासा हुआ। घोटाले में कई घोस्ट प्रोजेक्ट्स का खुलासा हुआ, यानी ये प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर दर्ज थे। जो प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतरे भी थे वो घटिया निर्माण वाले थे। प्रोजेक्ट्स में ओवर बिलिंग की गई। पॉलिटिकल फैमिलीज और कॉन्ट्रैक्टर्स को करोड़ों डॉलर्स का फायदा पहुंचाया गया। बाढ़, गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता का दंश झेल रहे जेनजी का गुस्सा इसके बाद भड़क उठा। 4 सितंबर को क्वेजॉन सिटी में प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रोटेस्ट को लीड करने वाले जेनजी थे। टिकटॉक, फेसबुक और रेडिट पर कैंपेन चलाया गया। नेताओं के भ्रष्टाचार और फिजूल खर्ची को उजागर किया गया। 21 सितंबर को मनीला के रिजल पार्क और क्यूजॉन सिटी में 50,000 लोग जुटे। दोपहर तक सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन दोपहर के बाद हिंसा भड़क उठी। सैकड़ों लोग घायल हुए। 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई। मास प्रोटेस्ट ने सरकार पर दबाव बनाया।
फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट स्कैम के आरोपी प्रेसिडेंट मार्कोस के चचेरे भाई मार्टिन को स्पीकर पद से इस्तीफा देना पड़ा। प्रेसिडेंट मार्कोस जूनियर ने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति ना होता तो सड़कों पर करप्शन के खिलाफ मार्च कर रहा होता, और उन्होंने अकाउंटेबिलिटी का वादा भी किया। डीपीडब्ल्यूएच सेक्रेटरी विंस डिजॉन ने जांच और फंड रिकवरी का ऐलान किया, जिसके बाद से धीरे धीरे प्रोटेस्ट शांत हो गए। ये देखने को मिल रहा है कि एशियाई देशों से शुरू जेनजी प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में फैल रहा है। नेपाल, मेडागास्कर जैसे देशों में जहां तख्ता पलट हुआ, वहीं इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में सरकारों को झुकना पड़ा। दुनिया भर में हो रहे इन जेनजी प्रोटेस्ट में काफ़ी समानताएं हैं। पहला, इन्हें लीड करने वाली जनरेशन जी है। दूसरा, इनके मुद्दे बहुत कॉमन हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, आर्थिक असमानता, सरकार के बेलगाम खर्चे, महंगाई, सोशल जस्टिस, बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाएं। तीसरा, इनका सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और रेडिट से कैंपेन चलाते हैं। ये मीम्स और रील्स के जरिए मैसेजेस फैलाते हैं और लोगों को मोबिलाइज करते हैं। बैन के बावजूद प्रोटेस्ट को धारदार बनाते हैं। एक और चीज़ जो कॉमन है वो है वन पीस फ्लैग। नेपाल से लेकर मेडागास्कर तक अधिकांश प्रोटेस्ट में ये झंडा इनकी लड़ाई का प्रतीक बना हुआ है। वन पीस फ्लैग जापानी मंगा और एनिमे सीरीज के एक काल्पनिक समुद्री डाकुओं के समूह स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का झंडा है। इसमें पात्र भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ लड़ते हैं। मेलबर्न विश्वविद्यालय की सीनियर प्रोफेसर अनीसा आरबीटा कहती हैं कि जेनजी और जेन अल्फा जैसी युवा पीढ़ी अब सिर्फ एक करिश्माई नेता के पीछे नहीं चलना चाहती है, वो ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड मूवमेंट के साथ सहज है जो अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से केंद्रित रहता है। नेपाल के संगीतकार और युवा नेता रजत दास श्रेष्ठ जेनजी प्रोटेस्ट के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। उनका कहना है कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और दूसरे एशियाई देशों में विरोध की जड़ें समान हैं। भ्रष्टाचार और सरकारों का तानाशाही रवैया सिर्फ नेपाल या बांग्लादेश की समस्या नहीं है, ये पूरे क्षेत्र में विभिन्न रूपों में मौजूद है। पूरे एशिया में एक पैटर्न बन रहा है। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जब युवा उठते हैं तब सरकारें गिर सकती हैं। अगर गवर्नमेंट युवाओं के सपनों और नाराजगी की अनदेखी जारी रखती है तो अन्य देशों में भी समान घटनाएं होंगी। सवाल उठता है अब ये कि क्या भारत में भी मास जेनजी प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है। लद्दाख में जेनजी प्रोटेस्ट का छोटा सा गुबार देखने को मिल चुका है। अडानी को 1 रुपए में हजारों एकड़ जमीन देने का मामला हो, बीएसएनएल द्वारा अंबानी की जियो कंपनी का सैकड़ों करोड़ का बिल बनाना भूल जाना हो, बाबा रामदेव को फर्जी दवाएं बेचने देने, जमीन हड़पने देने की खुली छूट देने का मामला हो, ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें मोदी सरकार पर करप्शन के आरोप लगते रहे हैं। भारत में बेरोजगारी पीक पर है। अनएम्प्लॉयमेंट और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता, धांधली के खिलाफ स्टूडेंट्स सड़क पर उतरते रहते हैं। सरकार विज्ञापनों और पब्लिसिटी स्टंट पर टैक्स पेयर्स के हजारों करोड़ बेलगाम खर्च कर रही है। जो प्रोजेक्ट कुछ 100 करोड़ में पूरे हो जाने चाहिए थे, उसे हजारों करोड़ में बनाने का काम किया जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। लोगों का खर्चा तो बढ़ रहा है, लेकिन आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ रही है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी पर वोट चोरी और गलत तरीके से चुनाव जीतने के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन एक चीज तो है, यहाँ पे हिंदुत्ववादी राजनीति ने अब तक इसे बैलेंस कर रखा है। लद्दाख प्रोटेस्ट पर पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट एम ए हुसैन का कहना है कि अगर भारत का शीर्ष नेतृत्व ये सोचता है कि लद्दाख का असंतोष केवल ठंडे रेगिस्तान पठार तक सीमित रहेगा तो ये गलत फहमी है। जेनजी की शिकायतें नेशनल है। बेरोजगारी लगातार अपने उच्चतम स्तर पर है। पॉलिटिकल कल्चर युवाओं को अक्सर बाहर का महसूस कराती है। लद्दाख जैसा असंतोष उत्तर प्रदेश, असम या भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी भड़क सकता है। युवा पीढ़ी के लिए ये मुद्दा सिर्फ क्षेत्रीय नहीं है, बल्कि पूरे देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, इस बात में कितना दम है? क्या भारत में भी ये सब देखने को मिल सकता है? क्या भारत का युवा भी इस तरह से जाग सकता है, अपनी बातें रख सकता है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपने पूरा देखा है, फैक्ट्स अच्छे लगे हैं तो फिर लाइक भी कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।